हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सभी लोग हरीश चंद्र वर्मा सर HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक की लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम फिजिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए, फिजिक्स के सवालों को अच्छे से कर पाए, फिजिक्स एक्चुअल में है क्या उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझ पाए। बच्चों, आज हम फिजिक्स का बहुत जरूरी हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि मोशन होता क्या है, मोशन के अलग अलग पैरामीटर्स पर बात हुई। बट आज से हम बेटा एक बहुत जरूरी आर्टिकल काइनेमेटिक्स के बाद, काइनेमेटिक्स हम कवर कर चुके हैं, आज से हम शुरू करने वाले हैं बेटा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में बेटा हम समझते हैं कोज ऑफ मोशन, कि मोशन कैसा हो रहा है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी चर्चा होगी बेटा कि मोशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन, उस पर हमारी सारी चर्चा रहेगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 4 द फोर्सेस। इंट्रोडक्शन में सर यहां पर क्या बताते हैं, आइए देखते हैं बेटा। सेक्शन 4.1 इंट्रोडक्शन। Force is a word which we have all heard about. कभी ना कभी आपने फोर्स शब्द को जरूर सुना होगा बेटा, कि कहीं भी किसी भी जगह अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अगर आप कहीं भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, इट मींस आप फोर्स लगा रहे हैं। फिजिक्स की भाषा में इसे कैसे समझा जाए, आइए शुरू करते हैं। When you push or pull some object, you exert a force on it. If you push a body, you exert a force away from yourself. कि आप धक्का दे रहे हैं। When you pull, you exert a force towards yourself. जैसे आप खींच रहे हैं। आपने बहुत बार किसी रेस्टोरेंट या अलग अलग जगहों पर दरवाजों पर लिखा हुआ पुश या पुल अवश्य पढ़ा होगा। हालांकि वो पढ़ने के बाद हमें एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता है कि धक्का दूं या खींचूं, पर चाहे आप धक्का दें, चाहे आप खींचें, चाहे आप पुश करें या पुल करें, दोनों ही केसेस में वहां पर फोर्स का यूज आएगा। When you hold a heavy object, धक्का देने की भी जरूरत नहीं है, you are just holding a heavy object. In your hand, you exert a large force. When you hold a light block, you exert a small force. इवन वहां पर आप मूव नहीं करवा रहे हैं, फिर भी आप होल्ड करने के लिए भी फोर्स लगा रहे हैं। कैन नॉन लिविंग बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स? हम तो लगा रहे हैं, हमें समझ है, दिमाग है, हम सोच समझकर या तो खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। HCV सर का यहां सवाल है, क्या नॉन लिविंग बॉडीज भी फोर्स लगा सकती हैं? तो इसी का जवाब सर देते हैं, यस दे कैन। एक बहुत सिंपल एग्जांपल बेटा, दुनिया की सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही, तो अर्थ इन सब चीजों पर फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इफ वी स्टैंड इन अ ग्रेट स्टॉर्म, वी फील दैट द विंड इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अस। जैसे ही आप तूफान में जाकर खड़े हो जाएंगे तो हवा आपको वहां से मूव करने की कोशिश करेगी। When we suspend a heavy block from a rope, the rope holds the block just as the man can hold it in air. जैसे आदमी उस ब्लॉक को होल्ड करता, वहां रोक कर रखता, वही काम अब आपने एक रस्सी से करवाया। जैसे ये दीवार और इसके साथ एक ब्लॉक लगा है, तो अगर रस्सी ने इसे पकड़ रखा है तो बिल्कुल वैसे ही अगर एक इंसान ने इसे होल्ड किया होता, राइट। इसके बाद और एग्जाम्पल भी सर यहां देते हैं। When we comb our dry hair and bring the comb close to small piece of paper, कि बेटा आपने बचपन में हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट किया हो कि आपने सिर के पर कंघी की बेटा, उसके बाद में जब आप छोटे पेपर पीसेस के पास उस कंघी को लेकर जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करती है ड्यू टू सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। द पीसेस जंप टू द comb. The comb has attracted the paper pieces, that is, comb has exerted force on the pieces. When a cork is dipped in water,
इट कम्स टू द सरफेस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी में रखें, डेप्थ में लेकर जाएं, तो वो बाउंस बैक करेगा। जैसे प्लास्टिक बॉल का एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहां सर ने कॉर्क का एक एग्जांपल लिया है। इफ वी वांट टू कीप इट इनसाइड वाटर, वी हैव टू पुश इट डाउनवर्ड। वी से दैट वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द कॉर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पर सर ऐसे अलग अलग एग्जांपल आपको देकर समझाना चाहते हैं। इन्हीं सब एग्जांपल को बेटा एक बार हम अच्छे से और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे बेटा यहां पर आप देखेंगे, सर ने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने ट्राई किया है उनकी आप इमेजिनेशन अच्छे से कर पाए, उसके लिए मैं आपके लिए यहां पर इमेज लेकर आया। देखिएगा, सबसे पहले एक आदमी यहां पर बहुत तेज हवा में रुका हुआ है। तो अगर वो रुका है तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है वहां रुकने के लिए, कि इस तूफान में आप देख सकते हैं पीछे रखा हुआ पेड़ की भी क्या हालत हो गई है। तो यहां पर हवा ने बहुत तेज फोर्स लगाया है। रस्सी के साथ एक ब्लॉक को लटकाया गया है, तो अगर एक इंसान भी इसे होल्ड करता तो भी फोर्स लगाना पड़ता। इस बार वही फोर्स ये रोप लगाने का काम कर रही है। एक कोम पेपर पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप एक कोक रखेंगे बेटा, तो वहां पर नीचे गिरना चाहिए था mg की वजह से, बट वाटर इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सिमिलरली यहां पर अगर आप चाहते हैं इसे आप अंदर ही रखें, उस केस में आपको एक डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसा सर भी यहां आपको समझा रहे। उम्मीद करता हूं यहां से अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी इस इमेज के थ्रू। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे सर यहां पर बताते हैं द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द फोर्स इज कॉल्ड अ न्यूटन। SI यूनिट बता रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बात की थी, वहां पर हमने देखा था डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज MLT-2। SI यूनिट कैन बी रिटन एज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे अब हम न्यूटन बोल देंगे बेटा। Approximately it is the force needed to hold a body of mass 102 gram near the earth's surface। कि 1 न्यूटन कितना है वो सर से यहां पर बता रहे हैं कि अगर 102 ग्राम 102 ग्राम की बॉडी को होल्ड करना है, तब आपको जितना फोर्स चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ न्यूटन। An accurate quantitative definition can be framed using Newton's laws of motion to be studied in the next chapter। 1 न्यूटन की और अच्छे से डेफिनेशन की भी बात हो सकती है, बट सर ने उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां हम सिर्फ फोर्स की चर्चा करने वाले हैं। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत अच्छी और एक्यूरेट डेफिनेशन है। एक बॉडी का दूसरे बॉडी को होने का पता चलना किसी फोर्स के थ्रू ही हो पाता है। तो दो बॉडीज में इंटरेक्शन होने का तरीका ही क्या है बेटा? फोर्स। Force is exerted by an object A on the another object B. For any force, you may ask two questions. Who exerted this force? And on which object was this force exerted? कौन लगा रहा है और किस पर लग रहा है? ये दो सवाल आप वहां पर पूछ सकते हैं। Thus, when a block is kept on a table, the table exerts a force on the block to hold it. तो किसने लगाया? टेबल ने। किस पर लगाया? ब्लॉक पर। ऐसे सवाल आप करें और उनके जो जवाब मिलेंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं चाहूंगा जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया में जितनी भी चीजें रखी हैं उनके बारे में एक बार सोचकर देखें कि उन पर कौन फोर्स लगा रहा है और कैसे लगा रहा है। इस पर एक बार आप सोचना शुरू करें। फिजिक्स से बेटा जितना सोचेंगे उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आगे यहां पर सर बताते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे बेटा, सेकंड चैप्टर में इसके बारे में हमने बातचीत की है। इफ मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फोर्स वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो करता है। नोट दैट इन ऑल द एग्जांपल्स कोटेड अबव, जितने भी यहां पर हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया है इन सभी में, all the examples quoted above, if a body A exerts a force on B, the body B also exerts a force on A। बिल्कुल उल्टा बेटा, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर विंड ने आदमी पर फोर्स लगाया है तो आदमी ने भी विंड पर फोर्स लगाया। अगर रोप ने
इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया तो इस पार्टिकल ने भी रोप पर लगाया। अगर कोम्ब ने इन पार्टिकल्स को, इन पेपर पीसेस को अपनी तरफ खींचा तो इन पेपर पीसेस ने भी कोम्ब को अपनी तरफ खींचा है। कोर्क पर पानी ने ऊपर फोर्स लगाया है तो पानी पर एक फोर्स नीचे भी लगा है। हमेशा एक रिएक्टिव फोर्स भी आपको वहां पर जरूर मिलेगा। तो आगे देखते हैं बेटा कि नोट दैट इन ऑल द एग्जांपल्स कोटेड अबव इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी, द बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए। Thus the table exerts a force on the block to hold it, अभी जो सर ने यहां एग्जांपल लिया था, and the block exerts a force on the table to press it down। दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। टेबल ने फोर्स ऊपर लगाया तो ब्लॉक ने फोर्स नीचे लगाया। When a heavy block is suspended by a rope, the rope exerts force on the block to hold it, and the block exerts a force on the rope to make it tight and stretched। इसीलिए रस्सी टाइट हो जाएगी अगर वहां पर कोई ब्लॉक आप रखेंगे। In fact, these are a few examples of Newton's third law of motion, जिसके बारे में डिटेल्ड चर्चा अगले चैप्टर में हम करेंगे। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है बेटा, ये फिजिक्स का एक लॉ बना दिया गया कि हमेशा दो फोर्सेस लगेंगे। ए बॉडी ने बी पर लगाया तो बी बॉडी भी ए पर फोर्स लगाएगी, which may be stated as follows। यहां पर सर इसे बता भी रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी ए exerts a force F vector on another body B, then B exerts a force minus F vector on A, the two forces acting along the line joining the bodies। कि एक ने दूसरे पर F वेक्टर लगाया तो दूसरे ने पहले पर माइनस F वेक्टर लगाया है, ऐसा सर यहां पर बता रहे हैं। इसी बात को बच्चों और अच्छे से समझने के लिए ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। यहां पर इसी एग्जाम्पल को, टेबल के ऊपर रखे हुए एक ब्लॉक को यहां एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। देखेंगे बेटा, अगर इस वेक्टर को आपने एफ वेक्टर कहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन ब्लॉक, दैट इज द एक्शन ऑन ब्लॉक, इसे हमने नाम दिया कि ये एक्शन है। तो अगर ब्लॉक पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो टेबल पर ऑपोजिटली ऊपर एफ लगा तो यहां एक माइनस एफ वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन टेबल, दिस इज द रिएक्शन। इसे एक्शन कहेंगे तो दूसरा फोर्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप इसे रिएक्शन कहेंगे तो पहला वाला फोर्स, ये वाला फोर्स एक्शन हो जाएगा। ये नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, उससे कोई भी समस्या नहीं है। टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसा दिख भी रहा है। दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे, इसलिए आपस में कैंसिल आउट मत कर देना बेटा, अलग अलग बॉडीज पर ये एक्ट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, आगे सर यहां पर बताते हैं। द टू फोर्सेज एफ वेक्टर एंड माइनस एफ वेक्टर कनेक्टेड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। एनी वन मे बी कॉल्ड एक्शन एंड द अदर रिएक्शन, जो बात अभी हमने सीखी। वी शैल डिस्कस दिस लॉ इन ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर ही बेटा पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वहां पर इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा होगी। The various type of forces in nature can be grouped in 4 categories: gravitational, electromagnetic, nuclear and weak। यहाँ पर 4 नाम सर ने इन फोर्सेस को दिए। एक्चुअल में बेटा फिजिक्स में साइंटिस्ट की हमेशा ये कोशिश रही है कि इतनी सारी अलग अलग चीजें हमें पढ़नी ना पड़े, हम मिनिमम नंबर ऑफ चीजों को पढ़कर मैक्सिमम चीजों को डिस्कस कर पाए। उसी मुहिम में बेटा पहले, आज से लगभग 100 साल 150 साल पहले इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस को अलग माना जाता था, बट यहां आप नेमिंग में देख सकते हैं अब दोनों को एक मान लिया गया है और मिलाकर बोल दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो विद द टाइम आप कोशिश कर रहे हैं यूनिफिकेशन करने की, कि मैक्सिमम कंसेप्ट को मिनिमम थ्योरी याद करके या मिनिमम कंसेप्ट्स के थ्रू आप समझा पाए। उसी कोशिश में दुनिया के सभी फोर्सेस को आप केवल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे वो डिवीजन होगा ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर पाया हूं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके हर तरह के डाउट को हम रिजॉल्व करें।
थैंक यू वेरी मच बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।